चलिए अभी हम लोग ये सारा क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। वी आर वर्किंग नाउ ओनली ऑन वन प्रिंसिपल, that is torque produced by a force, and for rotating equilibrium net torque about an axis, about any axis must be 0. क्वेश्चन नंबर 1, कोई एक ऐसा शेप का बॉडी रखा है, इस बॉडी के ऊपर कितने सारे फोर्स आ रहे हैं, क्या ये बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में रह सकता है? मतलब क्या पूछ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है ये बॉडी घूमेगा नहीं? लीनियर मोशन हो सकता है, बात अलग है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम रहे ना रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पूछ रहा है घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, क्या ये रह सकता है? तो हम क्या देखे थे, फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन किस पेज पे मैं आंसर करूंगा, तो ये क्वेश्चन को यहाँ पे मिटाता हूं, तो कहूंगा रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए द नेट टॉर्क, सॉल्यूशन नंबर 1 का, फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम सिग्मा टाउ पी शुड बी 0 वेयर P is any point, कोई भी पॉइंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अच्छा तो चलो देखो, तो अगर हम कहेंगे कि ये जो फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, ध्यान से लोकेट करो, मैं एक पॉइंट लेता हूं A, यहां पर A यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा F5 का डायरेक्शन दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन में। I want to change the direction of F5. F5 was like this, ठीक है। Now consider point A. Point A में देखें तो F1 के चलते, F4 के चलते, F3 के चलते कोई टॉर्क नहीं होगा, because their line of actions are passing through point A. ध्यान से देखो, F3, F4, F5 तीनों का लाइन ऑफ एक्शन A से जा रहा है, they will not be able to produce any torque about point A. अच्छा, तो इनके लिए टॉर्क अबाउट A में क्या हुआ, 0। बाकी F2 और F5 के लिए इस पॉइंट में क्या टॉर्क होगा, कितना होगा मालूम नहीं है, लेकिन F2 के चलते पॉइंट A में एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, F5 के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, मतलब नेट टॉर्क अबाउट A is clearly looking to be anti-clockwise. Net torque about A is clearly looking to be anti-clockwise. मतलब F1, F2, F3 का मैग्नीट्यूड, ये सारा जो फोर्सेस दिया हुआ है F1, F2, F3, F4, F5, इनका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो जाए, this body will have some torque about point O, तो घूमेगा, about point A, तो ये घूमेगा। The body is not in rotatory equilibrium. तो क्या लिख रहे हैं, here in this case, here in this case torque produced by torque of F4, F3 and F1 about point A, about point A excuse me, is 0, ठीक है। F4, F3, F1 ये 0 टॉर्क बना रहे, बट F2 and F5 प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क, so it cannot be in equilibrium, so it can never be in equilibrium. तो ये बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या मिला, सिग्मा टाउ P is not equal to 0, टाउ A is not equal to 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए था, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0। ये एनी पॉइंट वाले चीजों को ध्यान रखना। अब यही तो कंसेप्ट था
जिसके चलते हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ते वक्त बताए थे, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन द फोर्सेस मस्ट बी आइदर पैरेलल और कंकरेंट, क्योंकि अगर दो फोर्स एक पॉइंट से जा रहे हैं, तीसरे को उसी पॉइंट से जाना जरूरी है, नहीं तो घूमेगा। तीसरा अगर उसी पॉइंट में नहीं जाएगा तो इन दोनों के लिए टॉर्क वहां पे जीरो हो गया, तो तीसरे के लिए कुछ टॉर्क बन जाएगा, घूम जाएगा। इसीलिए हम बताए थे अगर तीन फोर्स है, अगर दो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहीं मिल रहे हैं, तीसरा का लाइन ऑफ एक्शन को उसी पॉइंट से पास करना जरूरी है। सो स्टेटमेंट हम लोग ऐसे दिए थे जब इक्विलिब्रियम एनालिसिस किए थे। थ्री बॉडी डायग्राम में क्या था, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, the three forces must have their line of actions parallel or all line of actions must pass through a common point or they have to be concurrent। इसलिए हम लोग उसको पढ़े थे। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को बिठाएंगे इसी स्पेस में, बाकी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। समझ लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। दिया है कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, सॉल्यूशन नंबर 2, कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का डायमेंशन दिया हुआ है, मास इसका m है, ये लेंथ d है ना, और ये लेंथ l है, ऐसा दिया है। और बोल रहा है कि कोई एक रॉक इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट में है, तो आप क्या कहोगे, रेस्ट में है मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आ रहा होगा और mg sin थीटा ऐसे खींच रहा होगा, है ना, mg sin थीटा ऐसे खींच रहा होगा। सो आप क्या कहोगे, एक इक्विलिब्रियम सिग्मा fx, मैं ऐसा लेता हूं x एक्सिस, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज mg sin थीटा। हाँ, लेकिन हमें तो कुछ दूसरा चीज पूछा गया था व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ द ब्लॉक। सी पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन कितना टॉर्क बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज ए फोर्स, वो कहां पे आ रहा है, हम तो जानते हैं इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ भाई, वो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स। ये हम लोग अक्सर गड़बड़ कर लेते हैं कि जब भी हम नॉर्मल रिएक्शन दिखाना चाहते हैं ऐसे दिखा देते हैं, बट नॉर्मल रिएक्शन इज ए फोर्स, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वेयर इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग, यहाँ पे चलो सोचते हैं। व्हाट आर द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, the other forces acting are mg cos theta, ठीक है, और क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, और क्या, रेस्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन। सी ये रेस्ट में है मतलब ना चल रहा है ना घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, मतलब व्हाट इज द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, एट इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट सी मस्ट बी 0, है कि नहीं, क्योंकि रेस्ट में है, घूम नहीं रहा है। लेकिन सी पॉइंट में mg sin थीटा से कोई टॉर्क बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इट इज पासिंग थ्रू, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स passes through the axis of rotation it does not produce any torque। mg cos थीटा से कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। एक फ्रिक्शनल फोर्स से बनेगा क्या, हाँ बनेगा। तो ऐसा अगर टॉर्क बन रहा है तो घूम क्यों नहीं रहा है, टॉर्क बन रहा है तो घूमना चाहिए, कोई तो उसको रोक रहा होगा, कोई तो उसको टॉर्क को कैंसिल कर रहा होगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़िया से सोच के बताओ कहां पर आ रहा है, ऊपर वाला हाफ पार्ट पे कि नीचे वाला हाफ पार्ट पे, कहां पे आ रहा होगा बताओ, ऊपर वाला नीचे वाला हाफ पार्ट पे, ताकि नॉर्मल रिएक्शन यहां पे कहीं आ रहा होगा, कहां पे मालूम नहीं है, कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट पे। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसा टॉर्क बनाएगा कि इसको कैंसिल करे। अच्छा, पूछा है व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, कितना टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है पूछा है। लेकिन थोड़ा अगर हम इंटेलिजेंसी से सोचेंगे, नेट टॉर्क 0, जितना टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन बना रहा है क्लॉकवाइज, उतना ही टॉर्क फ्रिक्शनल फोर्स बना रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कहेंगे टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय
torque produced by R about C is equal to and opposite to the torque produced by frictional force. Torque produced by frictional force about center, about C। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना टॉर्क बनाएगा? जितना फ्रिक्शनल फोर्स बना रहा है। सो टॉर्क ऑफ R about C is equal to, ठीक है, is equal to frictional force into perpendicular distance of line of action of force। ये डिस्टेंस कितना है भाई? d/2, क्योंकि पूरा लेंथ d है, ये d/2 इंटू d/2। और कैसे? फ्रिक्शनल फोर्स बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल रिएक्शन बना रहा होगा क्लॉकवाइज। और हमें तो ऑलरेडी फ्रिक्शनल फोर्स मालूम है, सो mg d/2 sin थीटा न्यूटन मीटर। और क्लॉकवाइज ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि वैल्यू तो नहीं दिया है केस में, क्लॉकवाइज। सो द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन अबाउट पॉइंट C इज mgd sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है, हम लोग इसको समझ गए। सो दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 और भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है भाई? चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि सॉल्यूशन बना रहे हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन ऑफ नंबर 3 क्या दिया है? दिया है कि एक स्मूथ वॉल है, रफ होरिजेंटल प्लेन है, और ये लेडर ऐसा खड़ा। पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। थीटा घटाते जाओ, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद और भी टेढ़ा करके रखने की कोशिश करोगे फिसल जाएगा। चलिए ये हाल में एक, जब हम कहेंगे थीटा मिनिमम है, मतलब ये जस्ट फिसलने वाला है, मतलब थीटा को और थोड़ा सा भी कम करेंगे फिसल जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम का लिमिट पे है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। फ्री बॉडी डायग्राम इज शोन, ठीक है। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम दिखाते हैं। एक तो फोर्स आ रहा होगा, पहला जो सबको आता है, कितना है? वेट। यहाँ पर कोई एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, आई कैन कॉल इट R1। यहाँ पे कोई एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, आई कैन कॉल इट R2। और ये अभी फिसलने की कोशिश कर रहा है, फिसलने की कोशिश कर रहा है, पीछे की तरफ जस्ट फिसलने वाला है, जस्ट फिसलने वाला है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स must be at its maximum value। अच्छा, ऐसा हमें थीटा पूछा गया, थीटा पूछा गया, ठीक है, थीटा पूछा गया, थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। क्या होगा? थीटा 4 अननोन है, ठीक है। इसमें सिग्मा fx 0 से कुछ मिलेगा, सिग्मा fy 0 से कुछ मिलेगा, लेकिन थीटा कैसे मिलेगा? चलिए सोचते हैं। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है? R2 दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू R1। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं x एक्सिस ऐसा लेता हूं, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B लेता हूं, ठीक है। R2 इज इक्वल टू म्यू R1, ठीक है। सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, मतलब R1 इज mg। ये भी बात समझ में आ गया, लेकिन इससे निकलेगा क्या? क्या कंक्लूजन मिला?
R2 इज इक्वल टू म्यू R1 और म्यू R1 हो गया म्यू mg। कितना मिला? हमें तो थीटा चाहिए था और कोई तीसरा इक्वेशन हमारे पास है ही नहीं। फोर पढ़ के जबरदस्ती तीसरा इक्वेशन ला सकते हैं, लेकिन अभी हम मोमेंट टॉर्क का फंडामेंटल से करना चाहते हैं। ये रेस्ट में है, कोई भी एक्सिस में टॉर्क निकालो तो नेट टॉर्क 0 होगा। ए में निकालो, बी में निकालो, सी में निकालो, डी में निकालो, इधर किसी एक पॉइंट लेके निकालो। कितना इंटरेस्टिंग है देखो तो, ये फोर्सेस ऐसे एडजस्टेड है। अब कहीं भी एक पॉइंट ले लो, सारे फोर्स के लिए उस पॉइंट में टॉर्क निकालो, नेट टॉर्क 0 निकलेगा। इट्स लुकिंग मिरेकलस, है ना? तो चलो सोचते हैं इसमें। अब हम कोई भी पॉइंट में टॉर्क करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। ए में अगर टॉर्क लेंगे तो R2 के लिए टॉर्क ए में 0 होगा। क्यों? क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू और ये स्मूथ है, यहां पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। लेकिन ए में टॉर्क किसके लिए निकलेगा? इसके लिए निकलेगा, इसके लिए निकलेगा, इसके लिए निकलेगा। 3 ठो टॉर्क निकालना पड़ेगा, अरे लंबा हो जाएगा। सी में निकालते हैं, सी में निकालेंगे तो mg के लिए 0 हो जाएगा, R2 के लिए निकलेगा, म्यू R1 के लिए, ये R1 के लिए, ये भी 3। बी में निकालेंगे तो इन दोनों के लिए 0 हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों के लिए निकलेगा। हाँ, इसमें कम कैलकुलेशन है, कोई लॉजिक नहीं है। व्हाई आई एम चूजिंग पॉइंट बी? जस्ट टू सी दैट इट इन्वॉल्व्स लेसर कैलकुलेशन। at equilibrium net torque about point B must be equal to 0। बी में जब हम टॉर्क निकालेंगे R1 म्यू R1 के लिए नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों तो इसी पॉइंट में जा रहे हैं, खाली mg के लिए और R2 के लिए निकालेंगे। और ये जो पॉइंट C है क्या है? वो तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो चलो ठीक है, ऐसे करते हैं। अगर हम कहेंगे ये लेंथ है L/2, तो ये लेंथ है L/2, है ना? क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम कहेंगे बी पॉइंट में नेट टॉर्क 0 है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लिए तो 0 है ही, क्योंकि दोनों पास कर रहे हैं। mg बी पॉइंट में क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, mg कोशिश कर रहा है इस पॉइंट में इस बॉडी को इधर से खींचो तो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। जबकि R2 क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, R2 ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, mg ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज टॉर्क must be equal to anti-clockwise torque। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? R2। कितना बना रहा है? R2 into perpendicular distance of line of action of force। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस B से इसका डिस्टेंस कितना है? जितना ये दिस लेंथ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R2 फ्रॉम पॉइंट B। कितना है ये पूरा चीज है L, ये थीटा, तो ये लेंथ कितना हो गया? L sin थीटा। ध्यान से देखो, सारा चीज को डिटेल्स में नहीं लिख सकते, जेई क्लास में रहोगे तो कुछ चीजें इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है? तो R2 into L sin थीटा इज द टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? ये कौन बना रहा है? mg बना रहा है। कितना? mg into परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन तो वर्टिकल है, ये छोटा सा डिस्टेंस, ये छोटा सा डिस्टेंस कितना होगा? सोचो तो, ये लेंथ L/2 है, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? L/2 cos थीटा। सो L/2 cos थीटा। ये ना हमें m दिया था ना L दिया था। R2 का वैल्यू क्या है? R2 का वैल्यू म्यू mg है, R2 का वैल्यू म्यू mg है। तो म्यू mg L sin थीटा is equal to mg L cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ये mg L गए, क्या मिला? tan थीटा is equal to ये sin थीटा, tan थीटा इधर आ गया, इट इज 1/2 म्यू। इसका मतलब क्या एंगल चाहिए? मिनिमम एंगल। द मिनिमम एंगल इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 म्यू और cot इनवर्स ऑफ 2 म्यू। जो भी आंसर निकल गया ऐसे। सो द मिनिमम एंगल the ladder can make with the horizontal is tan inverse of 1/2 म्यू। समझ में आ रहा है? ठीक।
अभी बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आ चुका है, धीरे धीरे करके देखना पड़ेगा, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को इस पेज पे बनाते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4? बोल रहा है कि एक ही चीज है, ऐसे इसको खींच के उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना फोर्स चाहिए। हाँ ठीक है, कितना फोर्स चाहिए देख लेते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हुआ यूं है कि हियर इज अ स्फीयर और ये है उसका सेंटर, ये है उसका टिप जिसके ऊपर आपको खींच के चढ़ाना है। आपको एक पता करना है, रेडियस दिया है r, ये हाइट दिया है r/2 और ये मास दिया है m। तो जैसे हम खींचने लगेंगे ये इस पॉइंट में रोटेट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। अगर यहां पर वो फिसलेगा, अगर खींचे पता चला यहां पर फिसलने लगेगा तो कहां चढ़ेगा? तो चढ़ने के लिए इट शुड नॉट स्लाइड हियर। उसके बारे में तो नहीं कहा गया, बोला कि खींच के चढ़ाना है, ठीक है। और तो क्या होगा, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, बाकी एंटायर स्फीयर ऐसे घूम के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। एंटायर स्फीयर ऐसे घूम के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। अब हमें देखना है, तो जब ये जस्ट चढ़ने वाला होगा तब यहां से कांटेक्ट जस्ट छूट रहा होगा और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 0। एट द सिचुएशन ऑफ जस्ट लिफ्टिंग नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांटेक्ट छूट रहा है। व्हाट आर द अदर फोर्सेस? अदर फोर्सेस तो ये एक इसका वेट है mg, और क्या फोर्स है? यहाँ पर कुछ फोर्सेस होंगे, पक्का होंगे, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन कहोगे, और ये ऐसे घूम जाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, दोनों होंगे। बट इफ आई कंसीडर द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O में हम नेट टॉर्क निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो एक नॉर्मल रिएक्शन है n डैश, उसके चलते 0 टॉर्क बन रहा है, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू पॉइंट O। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, उसके लिए भी 0। हाँ ये बात हुआ। तो उठाने के लिए ये फोर्स इस पॉइंट में इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, mg तो बैठाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सिग्मा टाउ O इज इक्वल टू 0। तो n डैश के चलते, फ्रिक्शनल फोर्स के चलते टॉर्क 0 हो गया, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। दोनों फोर्स इस पॉइंट में पास कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ना, जस्ट ये थोड़ा सा उठ जाएगा। देखो क्या हो रहा है प्रैक्टिकली, थोड़ा सा उठाने की बात करें। देखो अभी ये जो F है, अभी अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अगर ढंग से समझो तो ये सारा चीज इस पॉइंट में आप घुमाना चाहते हो। यू वांट टू रोटेट एवरीथिंग अबाउट पॉइंट O, पॉइंट O में घुमाना चाहते हो, ठीक है, घुमाना चाहते हो। अब मान लो ऐसे आप खींचे कि यहां से कांटेक्ट छूट गया, थोड़ा सा उठ गया। अब ये फोर्स ही तो चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, mg रोकने की कोशिश कर रहा है उल्टा टॉर्क बना के। अगर हम इसको थोड़ा सा उठा देते हैं तो बताओ ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये यहां से जितना हाइट में था उससे ज्यादा हाइट में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि चढ़ रहा है ना, चढ़ेगा तो थोड़ा ऊपर चढ़ेगा। मतलब ये जो हाइट में था कौन, ये पॉइंट यहां से जितने हाइट में था, ये द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F फ्रॉम पॉइंट O विल इंक्रीज। थोड़ा सा उठ गया तो बढ़ेगा, मतलब F जितना टॉर्क कर रहा था आगे आगे उससे ज्यादा टॉर्क करने वाला है उतनी ही फोर्स में। तो कितने फोर्स में उठना शुरू करेगा देखना है। उसके बाद जैसे उठने लगा फोर्स वही रहेगा तो अब भी टॉर्क बढ़ जाएगा और आसानी से घूम जाएगा, है कि नहीं? ये चीज आपको इमेजिन करना है और समझना है। तो हम क्या कहेंगे, हम देखेंगे जस्ट उठाने के लिए क्या फोर्स चाहिए, उतने फोर्स में उठ जाएगा वो। तो हम कहेंगे F कितना हो गया, F अभी O पॉइंट में हम क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वेट कर देंगे। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? ये बदमाश mg। कितना बना रहा है?
mg इंटू ये डिस्टेंस। देखो mg का डिस्टेंस कहां से, यहां से, ये डिस्टेंस है भाई, ठीक है। ये कितना है, ये r/2 है, तो ये लेंथ कितना है, अगर ये r/2 है ये, तो ये भी तो r/2 हुआ, और ये कितना है, ये तो r है, ये r है, ये r/2 है, ये हो गया r/2, ये r, तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ r sin 60। ध्यान से देखो, ये r/2 है, ये r है, अगर ये r/2 है, ये पूरा चीज r था, इतना तक गया r/2, तो बाकी हो गया r/2, ये r/2, ये r, मतलब ये एंगल 60 डिग्री। लुक एट दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ये है r, ये r/2, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, एंगल हो गया 60 डिग्री। तो फिर हमें क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए था, ये डिस्टेंस कितना है r sin 60। सो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा mg इंटू r sin 60 दैट इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है, ये बना रहा है, फोर्स ऐसे घुमाने, ये एंटी क्लॉकवाइज था, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है, mg बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, mg इस पॉइंट में इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है, फोर्स कितना बना रहा है F इंटू ये डिस्टेंस, अरे ये पूरा डिस्टेंस 2r है, ये r/2 खा गया, बाकी डिस्टेंस कितना है 3r/2, 3r/2। क्या इसमें से हम F नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं, r को खा गया, ये √3/2 है, ये √3/2 है, 2 को खा जाएगा, तो आएगा F इज इक्वल टू mg/√3। इतना फोर्स तो उठ खड़ा होगा ऊपर, सो द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज mg/√3। दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अंदर तक जाएगा तो गर्माहट लाएगा, आराम दिलाएगा, आयोडेक्स की तरह है। Let us see these questions. Question number 5. Find tension in the thread. ये कोई एक रॉड है, ये थीटा एंगल करके रखा है, थ्रेड से बांध दिए वाल के साथ, पूछा इसमें टेंशन क्या होगा बताओ। हो टेंशन निकालना है, ठीक है ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं यहाँ पर ताकि स्पेस मिल जाए, तो मिल गया स्पेस। अब मैं इसका टेंशन बनाऊंगा यहाँ पे, आपको टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पे तो पहला फोर्स जो सबको आता है वो mg है, और ये थ्रेड इसको खींच रहा है, थ्रेड ऑलवेज पुल्स, यही तो पता करना है। और यहाँ पर ध्यान रहे एक चीज, जो हिंज है, हिंज में कभी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स मत दिखा देना। हिंज में दोनों किस्म के फोर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स आएगा उसका एक x कंपोनेंट होगा जो इसको बैलेंस करेगा, एक y कंपोनेंट होगा जो mg को बैलेंस करेगा। इसीलिए हिंज में फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल होता है। हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बता रहे क्योंकि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नहीं तो हम ये तो एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि क्या होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है जिसका डायरेक्शन मालूम नहीं है, तो थोड़ा ऐसा कर देते हैं। कुछ फोर्स आ रहा है, डायरेक्शन मालूम नहीं है, इसलिए इसका ऐसा टिल्ट टेढ़ा मेढ़ा कर दिए ये फोर्स। सो दीज आर द थ्री फोर्सेस एक्टिंग। वैसे आप कहोगे कि सर F का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? पता करेंगे भाई, तीन फोर्स है, तीन फोर्स मिलकर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, तो दे हैव टू बी कॉन्करेंट, मतलब T और mg जहां पर से मिलेंगे ये F उसी पॉइंट से ही जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा ना। लेकिन पूछा नहीं है तो इतना दिमाग क्यों लगाएंगे उसके लिए। When three forces acting on a body keep it in equilibrium, the three forces must have their line of actions either parallel or concurrent। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते वक्त। तो अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो भी हम बता सकते हैं T ऐसे जा रहा है, mg ऐसे जा रहा है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो F भी कुछ इसी पॉइंट से जाएगा। लेकिन क्यों इतना मेहनत करें, तो कोई पूछा नहीं, T ही पूछा है, F हमें मालूम नहीं है, कोई पूछा भी नहीं है, तो चलो ना क्यों इसके बारे में सोचे। यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट O। F चाहे कुछ भी हो,
द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय F अबाउट पॉइंट O इज 0 और ये इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम सिग्मा टॉर्क अबाउट O इज 0 और इसमें F तो हमारा इक्वेशन में आएगा ही नहीं क्योंकि F के चलते टॉर्क 0 हो रहा है, mg आएगा Ti mg के चलते टॉर्क जो बनेगा O पॉइंट में, mg O पॉइंट में बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, T O पॉइंट में बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। कितना है T का टॉर्क? T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है, चलो ये रॉड का लेंथ L मान लेते हैं। तो अगर ये L है तो ये थीटा है, दिस विल बी L cos थीटा, T इंटू L cos थीटा। कितना सिंपल है, इज इक्वल टू mg इंटू mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, अगर ये L/2 है, पूरा L है तो ऑब्वियसली इतना है L/2 है तो ये हो गया L/2 sin थीटा, सो इट इज mg L/2 sin थीटा। क्या पूछा था? टेंशन मिल गया T, L तो हम एज्यूम किए थे, कट गया, मिला T इज इक्वल टू mg tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ये बन गया, ठीक है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर हमें सॉल्यूशन इसका मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन इसमें क्या डिफिकल्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 बना लिए तो 6 में तो कुछ है ही नहीं। मैं 5 को यहाँ पे मिटाता हूँ ताकि मैं इसको दिखा पाऊंगा। अगर मैं किसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या फोर्स है पता कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। एलोंगेशन इज ए बाई के, हाँ तो ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ये बार है, यहाँ पर ये हिंज है ना, और ये एंगल थीटा, इसका अपना वेट है mg और यहाँ पर एक फोर्स है। देखो तो कितना सिंपल है, सिग्मा टाउ ओ 8 इक्विलिब्रियम सिग्मा टाउ ओ इज इक्वल टू 0। ओ में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ फोर्स होगा और हमें चाहिए नहीं, तो यहीं पे ले लेंगे तो फोर्स रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके लिए टॉर्क 0 हो जाएगा। mg के लिए क्या टॉर्क होगा? mg इंटू दिस डिस्टेंस। f के लिए क्या टॉर्क होगा? f इंटू दिस डिस्टेंस, नहीं तो कहेंगे mg इंटू ये L/2, ये cos थीटा, L/2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू f इंटू L cos थीटा। तो क्या मिल गया? मिल गया f इज इक्वल टू mg/2। सो एलोंगेशन इज f/k, सो mg/2k। The elongation is f/k, that is mg/2k। यहाँ से हमें elongation भी मिल गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू 6। सॉल्यूशन टू 7 में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और उसका सॉल्यूशन को मिटाएंगे तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सोचा जाए ढंग से कि ये चीज है क्या। क्वेश्चन को पहले रियलाइज किया जाए फिजिकली। क्या दिया है? दिया है कि एक ऐसा कोई एक ब्लॉक रखा है। हाँ ऑब्वियसली जब कुछ नहीं दिया है तो इलेक्शन नीड टू बी यूनिफॉर्म ब्लॉक, मतलब सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर, ऐसे। अच्छा तो ये L है, ये 4L है, उसका डायमेंशन, यहाँ पर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है। पूछा है मिनिमम म्यू क्या होना चाहिए। अगर म्यू बहुत कम होगा, म्यू मान लो बहुत ही कम है, तो जैसे ये एक्सीलरेट करेगा इसके ऊपर एक सूडो फोर्स आएगा ma और उसके चलते फिसलने लगेगा। मतलब मिनिमम म्यू क्या होना चाहिए? बोला फिसलने से पहले ये गिर जाएगा। ये जो सूडो फोर्स दो काम कर रहा है, फिसलाने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, फिसलाने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। चलो पहले देखते हैं कि गिराने के लिए A कितना होना चाहिए। ठीक है, तो
जब ये गिरेगा हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, जब ये गिरेगा इट विल रोटेट अबाउट पॉइंट ए, आपको समझ में आना चाहिए। अब ये गिरेगा, गिरेगा मतलब इस पॉइंट में रोटेट करेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, टू फाइंड ए फॉर, टू फाइंड एक्सीलरेशन ए फॉर टॉपलिंग, टप्पल करने के लिए। देखो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये टप्पल करने वाला है, फ्लोर पे रखा था, टप्पल करने वाला है, क्यों? क्योंकि वेट इसका खींच रहा है, सॉरी शैडो फोर्स खींच रहा है, क्यों? क्योंकि इधर जा रहा है एक्सीलरेशन ए में। टप्पल करने वाला है मतलब ये अभी कुछ ऐसा हो गया होगा, ध्यान से देखो, नीचे से उठ गया, गिरने वाला है, ऐसे गिरने वाला है ना। इसका मतलब जस्ट टप्पल करने वाला होगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कहां पे होगा? जहां पे कांटेक्ट में, एट द कांटेक्ट पॉइंट। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी, क्योंकि जस्ट गिरने वाला है तो नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, बाकी हिस्सा तो उठ गया है, दैट इज नॉट इन कांटेक्ट। ओहो ऐसा है। और क्या फोर्स है? और फोर्स है mg। अगर इस पॉइंट को O कहेंगे, ये हाल में जब ये थोड़ा सा उठ गया है, नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आ गया है, तो आप क्या कहोगे? जस्ट बिफोर टपलिंग सिग्मा टाउ O इज इक्वल टू 0, तो ए का नॉर्मल टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि नॉर्मल रिएक्शन इज नोवेयर हियर, इट इज शिफ्टेड टू पॉइंट O, क्योंकि O ही कांटेक्ट में है। मैकेनिक्स से भाई हलवा थोड़ी है, समझ में आ रहा है सबको? ये जस्ट टपल करने वाला है, मतलब ये हिस्सा उठ गया है, ये पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन तो यहीं पे होगा जहां पे कांटेक्ट पे होगा। कहां पे कांटेक्ट पे? पॉइंट O पे कांटेक्ट पे, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया। आया आगे, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज 0, तो N के लिए क्या टॉर्क होगा? 0। MA के लिए कुछ होगा, कितना है? MA इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना था? ये पूरा डिस्टेंस 4L दिया है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 2L, सो MA इंटू 2L। अब बोलोगे सर ये टेढ़ा हो गया फिर इतना, अरे स्लाइटली उठा है, जस्ट गिरने वाला है। और MA इस पॉइंट में इसको ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो mg ऐसे करने की, mg बैठाने की कोशिश कर रहा है, तो mg के लिए क्या टॉर्क होगा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस ये पूरा था L, तो ये होगा L/2। इसका मतलब क्या मिल गया? देखो तो A का वैल्यू कितना मिला? देखो तो ये 2 को खा गया, L को खा गया, सब कुछ एक दूसरे को खा गया, मिला G/4। मतलब A अगर G/4 होगा टप्पल कर जाएगा, A अगर G/4 होगा टप्पल कर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, म्यू क्या होना चाहिए? अब म्यू कहाँ है? कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। आपको सर कैसे नहीं है? यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स तो था, हाँ था, क्योंकि शैडो फोर्स इधर खींच रहा है, ये बॉडी इधर फिसलने की कोशिश कर रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आ रहा होगा। लेकिन कहाँ पे भैया? फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ पे ही आ रहा होगा, है कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए टॉर्क क्या था? 0, जहां पे कांटेक्ट में है। अच्छा, फाइंड मिनिमम म्यू फॉर विच बाय इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक द ब्लॉक टपल्स बिफोर स्लाइडिंग। मतलब ये इतने होने से टप्पल करेगा, इतने होने से स्लाइड नहीं करना चाहिए, स्लाइड नहीं करना चाहिए। मतलब मिनिमम म्यू पूछा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अभी क्या होगा? म्यू इंटू एन। ठीक है, ठीक है। एट दिस एक्सीलरेशन the block should not slide, नहीं स्लाइड नहीं करना चाहिए। तो here what is n? सिग्मा Fy is equal to n क्या है? mg। ma क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू n। तो a का वैल्यू क्या निकला है? G/4।
n का वैल्यू mg 10 m इंटू जी बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। तो म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, म्यू शुड बी इक्वल टू 1/4। कम से कम अगर म्यू 1/4 हुआ तो टप्पल करना स्लाइड करना एक साथ होगा, म्यू का वैल्यू उससे ज्यादा हुआ तो फिर स्लाइड नहीं करेगा, टप्पल ही कर जाएगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू रिक्वायर्ड इज 1/4, क्योंकि इस वैल्यू में भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आ रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है और टप्पल कर रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।